जिंदगी पड़ी रोने धोने को, बहुत जिंदगी पड़ी रोने धोने को, तनिक मुस्कुराओ कि आज दिवाली है। बहू बेटियों की लाज को ओढ़ पहन के, बहू बेटियों की लाज को ओढ़ पहन के, लिपे पुते घर खड़े राह में पलक बिछाए, लिपे पुते घर खड़े राह में पलक बिछाए। जाने कौन डगर से आती होगी लक्ष्मी, जाने कौन डगर से आती होगी लक्ष्मी, स्वागत में कहीं कमी ना हो, सुख कहीं लौट ना जाए। आज बना हर घर द्वार पुजारी ज्योति पर्व का, आज बना हर घर द्वार पुजारी ज्योति पर्व का, जन जन का मन पावन पूजा की थाल बना है। श्री प्राण वल्लभ गुप्त जी की इन मधुर पंक्तियों के साथ आज मैं स्वागत करती हूं दीपावली पर आप सभी किसान भाइयों का। कृषि दर्शन परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। किसान भाइयों, आज के दिन हम बहुत खुशी मनाते हैं, सभी लोगों का मन प्रफुल्लित रहता है, लेकिन इन खुशी के क्षणों में हमें अपने मुख्य काम कृषि को भी भूल जाना नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आज के अंक में क्या है खास आपके लिए। किसान भाइयों, आज के अंक में हम बात करेंगे कि तिलहनी फसलों की उन्नत पैदावार किस प्रकार से प्राप्त की जाए, किस प्रकार से उसकी उन्नत खेती करते हैं। इस विषय को लेकर आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ, जो कि आपको बताएंगे आपके इन जो प्रश्न हैं उनके जवाब। तो चलिए आज मिलते हैं डॉक्टर CR कांटवा जी से। ये कृषि वैज्ञानिक है, कृषि विज्ञान केंद्र रतलाम से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते किसान भाइयों, नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि तिलहनी फसलों का महत्व क्या है, क्यों उगाना चाहिए उन्हें। बिल्कुल किसान भाइयों नमस्कार। सबसे पहले बात आती है तिलहनी फसलों की महत्व की। तो तिलहनी फसलें कौन कौन सी अपने यहाँ मध्य प्रदेश में उगाई जाती है, जिसमें है सरसों है, तोरैया है, तारामीरा है, अलसी है। ये मुख्य अपनी तिलहनी फसलें रबी में यहाँ पे ली जाती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में लगभग सभी ज़िलों में सरसों की खेती होती है। कुछ ज़िलों में अलसी की खेती होती है, तो कुछ में अलसी और सरसों की दोनों की खेती होती है। सबसे पहले मुख्य बात तो ये है कि सरसों अलसी ये सिंचित और असिंचित दोनों ही स्थिति में किसान भाई इसको उगा सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन एक नई जो फसल है तारामीरा, वो भी किसान भाई उगा सकते हैं। तारामीरा ऐसी फसल है जो कि असिंचित है और किसान भाई उसे जहाँ अधिक समस्या हो कि पाला ज़्यादा गिरता हो तो ऐसी जगह उसको लगा सकते हैं। जहाँ नील गाय जिसे रोजड़ा कहते हैं वहाँ उसकी दिक्कत हो तो वहाँ भी किसान भाई इसे लगा सकते हैं, बिल्कुल असिंचित कंडीशन में। जहाँ बिल्कुल बंजर ज़मीन पड़ी हो वहाँ पे ये तारामीरा की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा इसको जो अपनी तिलहनी फसलें हैं इनको मिश्रित खेती के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें अपन असिंचित और सिंचित कंडीशन में, तो कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो कि 1 या 2 सिंचाई में हो जाती है। कुछ अपनी ज़मीन के कंडीशन पे भी डिपेंड करती है कि कौन सी ज़्यादा या 4 या 5 पानी भी लग जाते हैं, तो कोई 1 या 2 सिंचाई में भी हो जाती है। इसके अलावा मैं किसान भाइयों को एक मुख्य बात बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों इसमें जो लागत मूल्य है और जो लाभ का मूल्य है उसका जो अनुपात होता है वो बहुत बढ़िया होता है। जब अपन 1 रुपया खर्च करते हैं तो लगभग 4 रुपये अपने को तिलहनी फसलों से मिलते हैं। और इसका मुख्य कारण ये भी है कि अपने जहाँ देश की बात करें तो वहाँ तिलहनी फसलों का लगभग उत्पादन कम हो रहा है, जिसके कारण अपन को बाहर से तेल आयात करना पड़ता है। तो अगर शासन ने भी बहुत सारे ऐसे योजनाएं चला रखी है जिसके माध्यम से किसान भाई जुड़ सकें और अधिक तिलहनी फसलों को प्रोत्साहन करके अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके, इसलिए शासन ने भी इसके लिए अग्रसर है। जी भूमि का चयन किसान भाई किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से उसकी भूमि की तैयारी जो है उसमें क्या क्या उनको महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल, ये पूर्वा जी बहुत ही अच्छा सवाल है। किसान भाई विशेषतर देखते हैं कि अपने यहाँ सरसों होगी या नहीं होगी, तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि सरसों की फसल लगभग सभी प्रकार की भूमि में होती है, लेकिन इसमें भी विशेष ध्यान रखें बलुई दोमट मिट्टी हो या अपनी काली मृदा हो, इसमें बहुत अच्छा उत्पादन होता है। लेकिन इसमें एक सारी और अम्लीय प्रकार की अगर भूमि हो
तो वहाँ अपने को इस प्रकार की खेती नहीं करना चाहिए। अच्छा। रही बात भूमि की तैयारी की, तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि भूमि की तैयारी में जैसे अभी सोयाबीन की फसल कट के तैयार हो गई है, तो अब किसान भाई सरसों की फसल लगा लें, अलसी की फसल लगा लें, बिल्कुल उपयुक्त तो उसका समय है। तो इसमें वो 1 या 2 कल्टी करके खेत को अच्छी मिट्टी भुरभुरी बना के हाँ वो बुआई कर सकते हैं, जी। या ड्राई सोइंग जिसको अपन सूखी बुआई भी कहते हैं, तो हाँ जी। सूखी बुआई भी किसान भाई कर सकते हैं। उसमें उनका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, जो खेती की कल्टीवेशन की लागत है, जी। वो भी कम होगी। इसके अलावा भूमि की तैयारी में विशेष आता है कि अगर मान लो जहाँ अपने कहीं खेत में ऊग सूग की ज़्यादा दिक्कत है या कहीं दीमक की ज़्यादा दिक्कत है, तो ऐसे भूमि का उपचार करना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा। इसके लिए किसान भाई क्या करें कि अगर जहाँ मान लो कि ऊग सूग की समस्याएं आ रही है किसान भाई को, तो किसान भाई सबसे पहले आप ट्राइकोडर्मा 250 से 300 ml लें, उसको 1 क्विंटल गोबर की खाद पे शाम के समय में डाल दें, अच्छे से उसको मिक्स कर दें, फिर बोरी से ढक के रख दें। फिर दूसरे दिन 24 घंटे के बाद लगभग किसान भाई उसको खेत में डाल के हल्की जुताई करके अगर पानी दे देंगे, तो अपने जो भूमि के द्वारा ऊग सूग की समस्याएं होती है उनका निदान पाया जा सकता है। इसके अलावा बात करें अगर दीमक की, तो दीमक के भी कई क्षेत्रों में ऐसी प्रॉब्लम, जहाँ की अपने जो फसल है सोयाबीन की या अन्य कोई फसलें जिनका चारा खेत में रह जाता है, तो वहाँ दीमक की भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो दीमक की प्रॉब्लम दूर करने के लिए किसान भाई क्विनोलफॉस 1.5% का आता है चूर्ण के रूप में, जो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर उपयोग करेंगे तो ज़रूर दीमक का कंट्रोल होगा। इसके अलावा अनुशंसित मात्रा में फिप्रोनिल और क्लोरोफाइरिपस भी किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अगर अपनी भूमि की उपयोगिता बढ़ानी है, तो उसके लिए किसान भाई 2 से 3 किलोग्राम एजोटोबैक्टर और पीएसबी का 1 हेक्टेयर में अगर 1 क्विंटल गोबर की खाद में जिस प्रकार मैंने ट्राइकोडर्मा का बताया, उसी प्रकार अगर उपयोग करेंगे तो किसान भाइयों को बहुत ही लाभ होगा। इसमें क्या होगा कि जो एजोटोबैक्टर और पीएसबी है, वो अपनी भूमि में जो अनअवेलेबल फॉर्म है, यानी कि मिलने वाली फॉर्म है, अपने पौधों को जो फास्फोरस नहीं मिल पाती है, नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है, वो ऐसे ही पड़ी रहती है। तो अगर एजोटोबैक्टर और पीएसबी का अपन उपयोग करेंगे, तो अपनी भूमि में जो फास्फोरस पड़ा है, नाइट्रोजन पड़ा है, वो अवेलेबल फॉर्म में हो जाएगा, जो पौधों को ग्रहण करने की स्थिति में हो जाएगा। इससे ये भी एक फायदा, लाभ की बात है। इससे एक ये भी फायदा है कि अगर अपन नाइट्रोजन मान लो यूरिया डाल रहे हैं, तो उससे लगभग 20 से 25 किलोग्राम अपन नाइट्रोजन यूरिया जो है उसका कम उपयोग करेंगे तो भी उपयुक्त होगा। इसमें एक अपने को ये भी फायदा है। दूसरा फायदा, अगर पीएसबी अपन उपयोग करते हैं तो लगभग 20 से 25 किलोग्राम फास्फोरस भी कम डालने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे करके अगर उर्वरकों की बचत की बात करें, तो उर्वरकों की बचत भी होगी और अपनी भूमि की उपयोगिता भी इसमें बढ़ेगी। जी, किसान भाइयों के लिए जो मुझे लग रहा है कि सबसे फायदे वाली जो बात है कि जिनके पास पानी की कमी है, वो भी तिलहनी फसल लगा के अच्छा पैदावार प्राप्त कर सकते हैं और लाभ अर्जित कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी प्रजातियां आती है, आगे चल के अपन बात करेंगे। तो जो कम सिंचाई वाली, यानी 1 या 2 पानी, या जैसे तारामीरा की बात कर रहा हूँ कि पानी देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा जी। या अभी अपना जो मध्य प्रदेश शासन में या अपने मध्य प्रदेश में अभी सभी इलाकों में लगभग बारिश हुई है। अच्छा जी। तो जैसे सोयाबीन की फसल कट गई, तो अभी बुआई कर देंगे तो लगभग सरसों अनइरिगेटेड जो सरसों होती है, एसिंचिस जो सरसों तारामीरा अलसी होती है, वो लगभग बिना पानी के भी हो सकती है अपने। जी। उन्नत बीज किसान भाइयों को प्राप्त करना हो तिलहनी फसल के, तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है पूर्वा जी आपका, क्योंकि किसान भाई अभी भी ऐसी कन्फ्यूजन में है कि मुझे कौन सी प्रजाति, मेरे यहाँ पानी की 1 या 2 ही व्यवस्था है, या मेरे पास अच्छी पानी की व्यवस्था है, तो मैं कौन सी प्रजाति लगाऊं और कौन सी प्रजाति मुझे अच्छा उत्पादन देगी। तो इसके लिए किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, वो आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें, उचित वहाँ से परामर्श लें, और उचित वहाँ पे अच्छी उन्नतशील प्रजाति भी कृषि विज्ञान पे केंद्र पे मिल सकती है। इसके अलावा शासन के बीज निगम हैं, उन पे भी किसान भाई बीज अच्छी उन्नतशील प्रजाति का प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय भी हैं, जबलपुर, ग्वालियर,
है ना, यहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा अन्य बहुत सारे अपने कृषि महाविद्यालय भी हैं, वहाँ से भी ये प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक अपने पूरे देश के अंदर सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में है, तो वहाँ से भी किसान भाई संपर्क करके, वहाँ ऑनलाइन संपर्क करेंगे तो भी अच्छी प्रजातियों के करैक्टर के साथ में बता देंगे, और कौन सी प्रजाति वहाँ पे अवेलेबल है, कौन से क्षेत्र के लिए अवेलेबल है और अच्छा उत्पादन देगी, वो सारी जानकारी वहाँ से वेबसाइट से भी प्राप्त हो सकती है, और वहाँ संपर्क भी कर सकते हैं किसान हाँ भाई। जी डॉक्टर साहब, किसान भाइयों के लिए ये तो अभी जानने के लिए उचित समय है कि उन्हें किस समय पर बुवाई करना चाहिए और उचित दर क्या होगी, क्योंकि कभी कभी पता ही नहीं रहता कि कतार से कतार की दूरी कितनी होनी चाहिए, कितनी भूमि में कितना बीज डालना चाहिए, तब जाके उन्हें अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। उसके लिए क्या मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि बीज का विशेष महत्व है। एक तो अच्छा बीज होना चाहिए, उन्नतशील बीज होना चाहिए, नई प्रजाति का होना चाहिए। पुरानी प्रजातियों का होगा तो उसमें अनेक बीमारियां और रोग लगते हैं, तो अपने को नई प्रजाति का बीज लेना है, जो कि कम से कम एक बार खरीद ले तो अपन 3-4 साल तक उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई जो बीज दर है, जैसे सरसों की बात करें तो ये 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। कि इसमें क्या होता है कि किसान भाई कई बार बुआई का जो तरीका है वो छिड़काव विधि से उपयोग करते हैं, तो छिड़काव विधि से उपयोग करने से बीज दर की ज़्यादा उपयोग हो जाता है, और फिर उसमें अपने को लागत में भी खर्चा आता है, उसको फिर से थिनिंग करनी पड़ती है, जिसके कारण अधिक खर्चा होता है। तो आप उपयुक्त बीज दर जैसे 4 से 5 किलोग्राम सरसों की, तारामीरा की अगर 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इसके अलावा अलसी की आप 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग कर सकते हो। बुआई का जो समय है वो बहुत ही अनुकूल है, इस समय आप कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो सितंबर में बुआई करी जा चुकी है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो अभी उपयुक्त समय है उन प्रजातियों का, वो लगा सकते हैं। वैसे बुआई का समय 15 अक्टूबर या अक्टूबर लास्ट तक अपने को सरसों की बुआई कर देनी चाहिए। इसके अलावा जो लाइन से लाइन की दूरी की बात करें सरसों में, तो वो लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखेंगे तो अपने को अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसी के जैसे तारामीरा में भी इसी प्रकार से 45x15 का रखना है। अलसी में किसान भाई 30x10 सेंटीमीटर का स्पेसिंग रखेंगे तो बहुत अच्छा उत्पादन किसान भाइयों को मिलेगा। किसान भाइयों, आप कहीं मत जाइएगा, अब समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, हम जल्दी ही लौट कर आएंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, आज के अंक में हम बात कर रहे हैं कि तिलहनी फसलों की उन्नत तकनीक क्या है बुवाई की, किस प्रकार से आप तिलहनी फसलों को लगाकर अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसी विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं हमारे विशेषज्ञ से, जो कि है डॉक्टर CR कांटवा जी। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे तिलहनी फसलों की। किसान भाइयों को हमने इससे पहले भी बात की कि उन्नत प्रजातियां लगानी चाहिए। कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां जिन्हें लगा के वो अधिक लाभ कमा सकते हैं? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। यही मैं बार बार चर्चा कर रहा था कि अच्छी उन्नतशील प्रजातियां किसान भाई लगाएं। उसके अब बात करें तो NRC CHB 101 ले सकते हैं, NRC DR2 IG 31 जिसे गिरिराज के नाम से जाना जाता है, वो भी ले सकते हैं। पीली सरसों अगर किसान भाइयों को लगानी हो तो NRC
S05-02 भी ले सकते हैं, ये पीली सरसों है। इसके अलावा NRC DR2 भी ले सकते हैं, RS 725 ले सकते हैं, RS 749 भी सरसों की प्रजातियाँ ले सकते हैं। इसके अलावा तोरई की बात करें तो जवार तोरैया, भवानी टाइप 9, ये किसान भाइयों आपको जो प्रजातियाँ स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगी, सभी को आप नोट कर लें। इसमें पकने की अवधि भी दी गई है, इसके साथ साथ औसतन इनकी कितनी पैदावार अपने यहाँ प्राप्त हो सकती है वो भी दी गई है। जैसे अपने यहाँ की बात करें तो गिरिराज का बहुत अच्छा उत्पादन भी है, लगभग ये 137 से 153 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 22 से 27 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है। इसके अलावा दूसरी मुख्य प्रजाति की बात करें तो RS 725 और 749 ये लगभग 140 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इनकी भी 20 से लगभग 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई उत्पादन ले सकते हैं। जी 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 जी, किसान भाइयों को आपने बताइए उन्नत प्रजातियां, किसान भाइयों को एकीकृत जो उर्वरक है या खाद है उसका उपयोग कैसे करना चाहिए और कितने लाभदायक होगा? बिल्कुल, एकीकृत जहाँ बात आ जाती है, एकीकृत का मतलब है किसान भाइयों बहुत सारा अपने को कॉम्बिनेशन लेना है। जैसे गोबर की खाद भी हो उसमें, वर्मी कंपोस्ट भी उसमें हो, इसके अलावा DAP यूरिया पोटास भी होना चाहिए। लेकिन DAP यूरिया पोटास वो सॉइल हेल्थ कार्ड जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड होता है उसके अनुशंसा के हिसाब से अपने को लेना चाहिए। इसके अलावा बात करें अपन जैसे देसी गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, तो लगभग अपने सरसों, तारामीरा, अलसी में 3 साल में एक बार अपने को ये उपयोग करना चाहिए। लगभग देसी जो गोबर की खाद है वो 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर तथा वर्मी कंपोस्ट का अगर उपयोग करें तो वो 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर उपयोग करना चाहिए। जबकि सिंचित जैसे सरसों की बात करें तो उर्वरकों की बात करें तो लगभग 100 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास की आवश्यकता होती है। बात करें जैसे कि यूरिया यानी कि 218 किलो यूरिया, हाँ जी, सिंगल सुपर फास्फेट 375 किलो और 66 किलो पोटास की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। अगर असिंचित की बात करें तो 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 ग्राम फास्फोरस और 20 ग्राम 20% पोटास की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से तारामीरा में भी असिंचित कंडीशन में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 फास्फोरस और 20 पोटास की आवश्यकता होती है। अलसी में भी इसी प्रकार से सिंचित और असिंचित कंडीशन में दोनों में लगा सकते हैं, तो 60-40-20 के रेशियो उपयोग कर सकते हैं किसान भाई। लेकिन उर्वरक उपयोग करने में विशेष ध्यान रखें जो कि फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा है, इसके अलावा पोटास, तो इन तीनों में से फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय किसान भाई दे दें। बाकी शेष जो मात्रा है नाइट्रोजन की लगभग 50% बुआई में लेना है और 50% 2 बार स्प्लिट में देना है, यानी कि पहली सिंचाई पे और दूसरी सिंचाई पे। इस प्रकार अगर प्रबंधन करेंगे किसान भाई तो अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे। जी डॉक्टर साहब, हमने बात की कि हम जो है बहुत ही अच्छा उन्नत बीज लगाएंगे, साथ ही साथ एकीकृत उर्वरक डालेंगे, साथ ही साथ खाद का इंतजाम करेंगे, लेकिन कहीं से एक कीट आता है और पूरी फसल को नष्ट कर देता है, तो एकीकृत कीट प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए? एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार एक तरीके का टीकाकरण है और बीज उपचार करने का तरीका है FIR। अच्छा जी, हाँ, यानी F मतलब फंजीसाइड, अच्छा, फफूंदनाशक, जो भी बीमारियां हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। जी। I का मतलब इंसेक्टिसाइड, जी। कीटों के उपचार के लिए। अच्छा और जी। तीसरा राइजोबियम कल्चर, जैसा कि मैं पहले बता चुका कि उनको भी आप बीज उपचार के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो फंजीसाइड जो बीमारियों के कंट्रोल के लिए कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब 2.5 से 3 ग्राम किसान भाई उपयोग करें। इसके बाद इंसेक्टिसाइड जो इमिडाक्लोप्रिड होता है 70 WP, उसका 0.5 से 1 ml प्रति किलोग्राम बीज के ऊपर उपयोग करें। इसके बाद किसान भाई कल्चर का उपयोग कर सकते हैं, उसमें एजोटोबैक्टर है और PSB दोनों 10-10 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। इनका जो कंडीशन है वो जैसे FIR, तो FIR ही होना चाहिए किसान भाइयों, तभी अपना उचित बीज उपचार कहलाएगा। जी जी, डॉक्टर साहब हमने बात की
कि एकीकृत उर्वरक किस प्रकार से डाले जाएं, एकीकृत कीट प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। अब किसान भाइयों को अगर आप ये बताएं कि एकीकृत खरपतवार प्रबंधन किस प्रकार बिल्कुल, से ये किया जाए। बहुत ही अच्छा सवाल है पूर्वा जी आपका, क्योंकि किसान भाई कई बार समस्याएं में आ जाते हैं कि अब अपनी सोयाबीन इसमें सरसों की फसल में क्या करें, अलसी की फसल में क्या करें। जी। तो इनको पहले बात तो किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाई लगभग अपनी फसल अगर 1 महीने की हो गई तो 1 महीने की फसल में किसी भी प्रकार का कोई खरपतवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 महीने बाद अगर खरपतवार रहे अपनी फसलों में तो फिर अपने उत्पादन कम होने की संभावना होती है। इसके लिए किसान भाई समय पर निराई गुड़ाई करें, इसके जगह खुरपी से उपयोग करें। इसके अलावा अगर समस्याएं आपको लग रही है किसान भाई की हर बार अपने यहाँ आती है, तो पहली चीज़ तो जहाँ सरसों बोई हो, अलसी बोई हो, वहाँ फिर से आप ये फसलें ना लगाएं, दूसरी फसलें लगाएं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि बुआई से पहले, जैसे कि आज सरसों की अगर बुआई कर दी गई, अलसी की बुआई कर दी गई, तो बुआई के बाद मतलब 0 से आज बुआई की, इसके 72 घंटे में पेंडिमिथिलिन आती है 1 किलोग्राम सक्रिय अवयव, उसका किसान भाई उपयोग करें। लेकिन उपयोग करने में विशेष सावधानियां रखें किसान भाई कि अपनी जब भूमि पर है मतलब मॉइस्चर कंडीशन अवश्य होनी चाहिए, तभी बहुत अच्छा उपयोगी रहता है। और इसको 72 घंटे के अंदर मतलब अपना बीज उगने से पहले इसको उपयोग करना चाहिए किसान भाइयों को। जी, किसान भाइयों को अगर डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि रबी की फसलों के लिए किसान भाइयों को पानी की जो व्यवस्था है, क्योंकि कब जाके पानी उनके पास खत्म हो जाए, तो उसकी पहले व्यवस्था उनको कैसे करना चाहिए जिससे आगे चल के उन्हें परेशानी ना हो। बिल्कुल, ये किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी लोग नहरों का पानी देते हैं, तो जैसे ही अवेलेबिलिटी होती है उनके उपलब्धता के अनुसार किसान भाई जल्दी उनकी सिंचाई कर देते हैं। ऐसा किसान भाई बिल्कुल ना करें। जो क्रांतिक अवस्थाएं होती है अपनी फसलों की, जैसे सरसों की है, अलसी की है, तारामीरा तो अपन असिंचित में भी लगा सकते हैं, लेकिन सरसों में जो क्रांतिक अवस्थाएं होती है, जैसे पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद कर दें, इसके दूसरी सिंचाई जब शाखाएं बन रही हो सरसों की तो उस समय कर दें, इसके बाद में फूल आने से पूर्व सिंचाई कर दें। ये बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल, जिनके पास मान लो 2 ही सिंचाई की व्यवस्था है तो वो पहली सिंचाई तो करनी है। इसके अलावा जब फूल आने से पहले और फली बनने के समय, फली में थोड़ा दाना बनने लग जाए, उस समय 2 इरिगेशन अगर अवेलेबल हो तो किसान भाई इसी अवस्था में करे। अगर किसी के पास 4 अवेलेबल हैं तो वो शाखाएं बनते समय भी कर सकते हैं किसान भाई, फूल आने से पहले भी कर सकते हैं और फली में दाना बनने के समय भी कर सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब, जो किसान भाई सरसों की खुटाई करते हैं, जो कि ऊपर के तना वो जो तोड़ते हैं नई पत्ती, एक तरह का कहना चाहिए कि नए जो जीव हैं, ये कीट हैं, उन्हें भी नहीं लगने दिया जा सकता है और बाजार में इसका मूल्य भी अच्छा मिल जाता है कि भाजी के तौर पे खाया भी जाता है। तो ये कब करना चाहिए? बिल्कुल, ये भाजी के तौर में भी काफ़ी किसान भाई इसको यूज़ करते हैं और करना भी चाहिए, अच्छी फसल है। लेकिन जो खुटाई का मेन कार्य है वो 30 से 35 दिन जब फूल आने की प्रारंभिक अवस्था हो, तब किसान भाइयों को एक हल्के डंडे से ऊपर का जो मेन तना होता है उसको तोड़ देना चाहिए ऊपर से। उससे क्या होगा कि जब उनकी ग्रोथ, जो मेन तना है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और साइड से खूब सारी शाखाएं निकलेगी। तो जितनी शाखाएं निकलेगी उतना ही अधिक किसान भाई को उत्पादन मिलेगा। मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को, अगर इस प्रकार की अपन प्रक्रिया करते हैं, बहुत से किसान करते हैं, बहुत से नहीं भी करते हैं, वो सोचते हैं कि ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप 30 से 35 दिन की अवस्था में जब फूल आने से पहले आप ये मुख्य तने की क्रिया करेंगे हटाने की, तो बहुत अच्छा, लगभग आपको 10 से 15% उत्पादन में फ़ायदा होने की संभावना रहेगी। जी, किसान भाई जब भी बुवाई करते हैं तो उन्नत कृषि यंत्रों का कितना योगदान होता है? कौन कौन से यंत्रों को प्रयोग में लाना चाहिए जिससे उनके समय भी बचे और आगे चल के उन्हें जो कहना चाहिए कि खर्च में जो है वो कमी आ सकती है, कैसे होगा? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि छिड़कुआं विधि से किसान भाई उपयोग करते हैं सरसों की बुआई। ऐसा करने से बीज का भी नुकसान होता है, समय का भी नुकसान होता है। इसके अलावा अगर किसान भाई यंत्र उपयोग करें तो अभी इसी समय अगर बहुत सारे किसानों के पास भी अवेलेबल है, इसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर भी कई जगह चला रखे हैं शासन के द्वारा, तो वहाँ से सीड कम फर्टिलाइज़र
ऐसी सीड्रिल आती है जिसमें कि आगे फर्टिलाइज़र डाल दें, पीछे बीज डालते हैं। तो जो फर्टिलाइज़र डालने का जो सीक्वेंस है वो बीज से लगभग 3-4 सेंटीमीटर नीचे खाद डलता ये है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जी। क्योंकि बहुत से किसान भाई करते हैं कि पहले बीज लगा देते हैं, ऊपर से जो उर्वरक का छिड़काव करते हैं, तो वो नुकसान बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको अगर समय की और पैसे की लागत को जो कम करना है तो डबल जो सीड ड्रिल मैंने बताई, सीड कम फर्टिलाइजर वाली, उसका उपयोग करना चाहिए। उसमें आपका जो उर्वरक है वो प्रॉपर जगह पे गिरेगा और आपकी फसल को लगभग पूरा उपयोग करेगा। अच्छा जी। किसान भाइयों को ये बहुत ही जो बात है उसको ध्यान में रख लेना चाहिए कि पहले उर्वरक डालें फिर बीज डालें। किसान भाई जब बीज खरीदते हैं उस समय कुछ विशेष बातों को ध्यान में भी रखना चाहिए क्या? बिल्कुल, किसान भाइयों को जब भी नया बीज खरीदने जाएं, पहले तो वो जो उनके क्षेत्र की अनुसूचित प्रजाति है, जो उनके क्षेत्र के लिए उपयुक्त प्रजाति है, वो किसान भाई विशेष तौर से पता कर ले कि मेरे क्षेत्र में ये प्रजाति है तो ये अच्छा उत्पादन देगी या नहीं देगी, तो ये बात करें। फिर दूसरी मैं बताना चाहूँगा किसान भाई को कि उसका ज़रूर बिल लें, पक्का बिल लें। हाँ जी। इसके अलावा किसान भाई उसका टैग संभाल के रखें, बैग संभाल के रखें, है ना, तो इससे बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। और किसान भाइयों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, खाद एवं उर्वरकों की जहाँ बात आती है तो लगभग मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि किसान भाई सरसों जो भी तिलहनी फसलें होती हैं उनमें राकोडिया खाद, जिसे अपन सिंगल सुपर फास्फेट कहते हैं, वही उपयोग करना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होता है कि सल्फर होती है और तिलहनी फसलों के जो गुणवत्ता के लिए है वो सल्फर का बहुत ही सबसे ज़्यादा महत्व होता है तिलहनी फसलों में। इसके लिए अगर डीएपी के बजाय किसान भाई एसएसपी उपयोग करें तो उनको जो लगने वाली कॉस्ट है वो भी कम खर्च होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा कि एक अपन डीएपी का बैग खरीदते हैं तो वो लगभग 1350 रुपये का अपने को पड़ता है। अच्छा जी। और उसके साथ में अगर अलग से अपने को सल्फ़र देना है तो 16 किलोग्राम सल्फ़र लगभग 1600 रुपये की पड़ता है। तो इस प्रकार से लगभग 2950 रुपये का एक बैग के साथ में कॉम्बिनेशन हो गया। अगर अपन इसी की जगह अगर एसएसपी खरीदते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट राकोडिया खाद, तो इसके 3 बैग 1350 में आ जाएंगे। अच्छा जी। और दूसरा एक बैग अपने को यूरिया खरीदना है 267 रुपये का, तो लगभग इनका टोटल 1617 रुपये आता है। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो लगभग 1333 रुपये का किसान भाई को फायदा हो सकता है अगर उर्वरकों का मैनेजमेंट भी अगर किसान भाई करे तो। लगभग इनमें पोषक तत्व तो डीएपी की बात करें तो एक बैग से 23 किलोग्राम फास्फोरस मिलता है, 9 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलता है और सल्फर अलग से 16 किलोग्राम देना पड़ता है। जबकि अपने जो सिंगल सुपर फास्फेट है राकोडिया खाद है उससे 24 किलोग्राम फास्फोरस मिलेगा और लगभग 16 किलोग्राम अपने को सल्फर मिलेगा और नाइट्रोजन के लिए अपन अलग से यूरिया की व्यवस्था कर दें। इसमें एक एडिशनल फ़ायदा और होगा किसान भाइयों को कि इसमें कैल्शियम और 19% पाया जाता है राकोडिया में, तो वो भी एक न्यूट्रिएंट की अपने को कहीं ना कहीं पूर्ति करेगा, तो अच्छा उत्पादन होगा। जी। डॉक्टर साहब आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी रोचक जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। किसान भाइयों, आज के अंक में आपने जाना कि रबी की फसलों में तिलहनी फसलों की उन्नत पैदावार किस प्रकार से प्राप्त की जाए। आज के अंक के माध्यम से जो कुछ भी जानकारियां आपको हमने दी हैं वो अगर आप देखना भूल गए हो या फिर पुनः प्रसारण देखना चाहते हो तो कल सुबह 7:30 पर पुनः प्रसारण आप देख सकते हैं। पूरे कृषि दर्शन परिवार और दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।